नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए कांता भारती द्वारा लिखा उपन्यास रेत की मछली भाग 6। सुनो, अगर कहीं भी अमृत है तो उसे पीने में क्यों हिचकते हो? पर सुनो भी तो, यह अमृत देने वाला कौन है? इस एक यमी का असली नाम बताओ। शोभन, अरे तुम नहीं जानती? उनका नाम है बेनो। बेनो जी, वही जो सोन मछली रेड फाइटर मेरे मन से तुम्हें धीरे धीरे पी गई थी। तुम दुग्धध्वल हो ना, उजले दूध की तरह पगली ऊपर से नाना कहती थी। मैंने दूध का कटोरा सामने रख दिया। कहाँ पीना होगा तुम्हें? मैं कुंतल नहीं हूं कि तुम्हारी जिद मान लूं। शोभन, मगर संतोला, फिर इतना कष्ट क्यों हुआ मुझे? बेहद बेहद, और सबसे अजीब यह कि एक बार भी तुम्हारा सहारा मैंने नहीं चाहा, न कुंतल का न बेनो का। संतोला, तुम थोड़े जिद्दी हो, थोड़े घमंडी। सो अपने संपूर्ण अहम को जब किसी को भी अर्पित करते हो तब पहले यह याद आता है कि एक पागल, मजबूर और कमजोर संतोला को अर्पित किया था। कोई फल नहीं निकला। नहीं, अब मन चाहे जितना कहे किसी को अपना व्यक्तित्व अर्पित होने को आकुल, आतुर। फिर तुम्हें याद आता है मेरा पराजित व्यक्तित्व जिसे तुमने पूजा था, और तुम खीज, कटुता, विषाद, खिन्नता और अंत में आंसुओं में फूट पड़ते हो। पर अब बस करो, एक बार और विश्वास करो। दे डालो नापने को। मैं कह रही हूं, जानती हूं, इसके बाद भी तुम्हारे जीवन से नहीं मिट सकती। कुंतल अपने को देना जानती है, मैं नहीं जानती थी। पर बहुत कुछ जो मुझे आता था वह बेनो को आता है। धीरे धीरे उसे सपनों की उन गलियों को मोड़ देना भी आ जाएगा जहां पहुंचकर तुम सचमुच कला सृजन के स्तर पर पहुंच तुरंत जाते हो। एक बात और सुनो, बेनो में मुझसे ज्यादा साहस है, ठहराव है और बहुत कुछ है जो मुझ में नहीं था। यह सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। छोटे छोटे वाक्य प्रकट में बोलकर बाकी यह सारी बातें मन में होती रहीं। इतने में शन्नो आई और उसने बताया कि जबलपुर से जीजा आए हैं। मैं तुरंत गाड़ी लेकर घर गया। संतोला गाड़ी पर जाने को राजी नहीं होती थी। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किस मोड़ पर किधर घूम जाओ और भटकते रहो। तुम रद्दी किस्म के ड्राइवर हो। खैर, मैंने उन्हें गाड़ी में हंसा और बीच चौक में से होकर उन्हें घर पहुंचाया और रास्ते में कोई बात नहीं की। वे पीछे की सीट पर बैठी थी और मुझे बार बार यह लगता था आगे की सीट पर मेरे बार बार संकेत करने पर भी कि पीछे संतों के पास बैठो। बेनो जी, गोल्ड फिश रेड फाइटर आराम से सामने की सीट पर बैठ गई है और अपने रूखे रूखे केश झुला रही है और बड़े गुमान से कह रही है, मैं तो सबकी दुलारी हूं, तुमसे डरती थोड़ी ही हूं। शोभन, ज्यादा मुझे डांटोगे, फटकारोगे तो कर दूंगी तुम्हारी शिकायत कुंतल जी से। मैं चुपचाप बेनो जी के इस व्यवहार से कुछ हार कर, कुछ खींच कर, कुछ मन ही मन प्रसन्न होता हुआ चुपचाप गाड़ी चला रहा हूं। अतरसुया पार कर ली। अब चौड़ी सड़क आ गई है। मैंने गाड़ी रोकी कि भैया मिले। भैया से बातें होती रहीं। घर पहुंचा तो जीजा मिले, बेहद प्रसन्न। भाभी ने कॉफी बनाई थी। कॉफी और जलेबी का नाश्ता हुआ। मैं लौटा तो मन शांत था। कॉफी हाउस गया, घर आया, तुम्हें खत लिखने बैठा। 2:30 बजे हैं। कुंतो, मेरी अभिन्न मित्र, मेरी साथिन, मैं चाहता था कि कुछ दिन अकेले
रहकर अपने सारे जीवन का पुनर्मूल्यांकन करूंगा, अपने में बिल्कुल डूबकर। लेकिन लगता है अब मैं अपने से भी बातें करूंगा तो वह बिना तुम्हारे माध्यम के नहीं कर पाऊंगा। तुमसे बातें करता हूं तभी अपने को समझ पाता हूं। अच्छा, एक काम करो जिसके लिए मैं बेहद उत्सुक हूं। कामकाज, उत्सव, समारोह से जरा सा अवकाश मिलने पर थोड़ी देर के लिए बेनो से मिलने की कोशिश करो और उससे निम्नलिखित संदेश कह दो। सुनो बेनो, मेरे मन की द्विविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूं, गंभीर अथाह समुद्र की भांति। और उस अथाह समुद्र में एक गोल्ड फिश रेड फाइटर कल्लोल कर रही है और समुद्र अपनी विशाल लहरों जैसी बाहों में समेटे हुए सारी विपत्तियों से उसे अभयदान दे रहा है। एक अजीब तूफान ने जो समुद्र को झकझोरने की कोशिश की, उससे समुद्र हारा नहीं, अंत में विजयी साबित हुआ। हाँ, तूफान के कारण समुद्र में जो विक्षोभ हुआ उससे समुद्र के अंतराल में कब से डोलती हुई कई चीजें सतह पर आ गईं। उनमें से कुछ काई और सिवार हैं, कुछ रत्न, मुक्ता और अमृत। काई और सिवार अपने आप गल जाएंगे, बहुत कुछ गल गए। मुक्ता, रत्न और अमृत सभी को अर्पित है तुम्हारे माध्यम से। अच्छा सुनो, वहां खूब प्रसन्न रहना, सबको खूब प्रसन्न रखना। मीनल को मेरा आशीर्वाद कहना। तुम्हारे साथ पिताजी क्या मीनल को भेज रहे हैं? कब? मेरा ख्याल है तुमने शायद खत लिखकर छोड़ दिया हो। सदा सदा के लिए। आबद, अशोभन। कैसी तन्मयता थी इन शब्दों में। सदास्ता के लिए आबद। बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इस बात का अनुभव हो कि शब्दों में भी प्राणों का स्पंदन होता है। पत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा अनुभव हुआ जैसे शब्द नन्हे नन्हे पक्षी हों जो कलरव करते हुए मेरे आसपास सिमट आए हों। कितनी ही देर तक मैंने शब्दों की उस एकांत निकटता का आस्वादन किया, तभी आहट हुई और लगा कोई आ रहा है। कल्पनाओं का वह परिवेश अनायास टूटा और मैं यथार्थ के धरातल पर आ गई। मुझे खीज हुई कि एकांत भंग करने वाला वह कौन है। वह मीनल थी। मीनल को देखकर मैं फिर सहज हो गई। मीनल ने सहज कौतूहलवश आते ही पूछा, शोभन दा का खत था ना? बहुत कॉन्फिडेंशियल न हो तो एक आध पंक्ति मुझे भी पढ़ा दो। उस समय तूने मुझे छेड़ा था, अब मैं तुझे छेड़ूंगी। तेरे बारे में तो विशेष रूप से कुछ लिखा गया है, लेकिन देखने नहीं दूंगी। मीनल आरक्त होकर उदास हो गई। निश्चय ही मैं उसकी संवेदना को छेड़ना नहीं चाहती थी। तुरंत ही मैंने उसे बाहों में खींच लिया और आग्रह से पत्र उसके हाथों में दे दिया। मैंने ध्यान से देखा कि पत्र पढ़ने के बाद वह उदासी की दुनिया से लौटी नहीं, बल्कि जाने किन गहराइयों में डूब गई थी। उदासी की गहराइयों में डूब जाने वाले मीनल के वे क्षण उस समय मैं पहचान नहीं पाई थी। आज वह सब समझ में आता है। आज यह भी समझ में आता है कि शब्दों में झलकने वाला प्राण स्पंदन भी चाबी भरे खिलौने की उस गति की तरह होता है जिसके समाप्त हो जाने पर वही खिलौना क्षण भर में निष्प्राण हो रहता है। 2 दिन शब्दों में बसी उस पुलक से एकांत आलाप करते बीत गए। एकांत का हर क्षण साक्षी था कि मैं अपने अंतर्मन में वहां अकेली नहीं थी। शोभन वहां थे, लेकिन अगला दिन वैसा ही नहीं रहा। हंसी खुशी भरे घर का वातावरण अनायास ही कड़वा हो उठा। मैंने सुना, नीचे से तीखी आवाज आ रही थी मीनल के भाई साहब की। सदा सहज और सागर की तरह शांत रहने वाले मीनल के भाई जैसे बरसों से ठंडे पड़े किसी ज्वालामुखी की तरह आग बरसा रहे थे। मैं चौंक गई।
क्षण भर को विश्वास न हुआ कि जो सुन रही हूं वह सच है, लेकिन वह सच था। क्षोभ के कारण शायद वे परिस्थिति तक भूल गए थे। उनके चीखने के साथ साथ मीनल के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं उठकर जीने तक आई, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उनके शब्द बरछों से भी अधिक तीखे थे। क्रोध के कारण वे संयम भूल गए थे। वे कह रहे थे, अपनी ही बहन का सुहाग लूट रही थी उसी के घर में रहकर। कलकत्ता गई थी नौकरी और रिसर्च करने या जीजा जी के बिस्तर पर सोने। तेरा तो गला घोंटकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसी तरह बकते हुए वे शायद दूसरे कमरे में चले गए थे। मीनल के रोने की आवाज थोड़ी देर तक आती रही थी और फिर बंद हो गई थी। नीचे उतरने की इच्छा फिर भी नहीं हुई। थोड़ी देर वहीं ठहरकर मैं वापस लौटने की हुई कि नीचे शोर मच गया। वहां खड़ी नहीं रह पाई। आशंकित मन लिए जल्दी जल्दी नीचे उतरी। मीनल रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसकी बेहोशी के कारण अचानक भागदौड़ मच गई। फर्श से उठाकर उसे पलंग पर लिटाया गया और ठंडे पानी के छींटे दिए जाने लगे। मुझे जैसे काट मार गया। मीनल होश में आकर भी सहज नहीं हो सकी। पागलों की तरह इधर उधर अजनबी दृष्टि से देखा और अस्फुट स्वर में बोली, मैं तो जीजी जी के घर से आत्महत्या ही करने निकली थी। पर कुंतल की बड़ी बड़ी आंखों के ममता भरे आंसुओं ने मुझे रोक लिया। शोभनदा की बाहों ने मुझे मरने नहीं दिया। मैं तो उनकी ही धरोहर हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मीनल स्वस्थ न हो पाई। चीख कर फिर बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसे बीच बीच में होश आया भी तो केवल इतना कि वह फटीफटी आंखों आसपास देखकर फिर शांत हो गई। खुशी, उल्लास और बच्चों की किलकारियों से भरा घर एकदम मनहूस हो गया था। अब और रुकने की इच्छा नहीं थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या कहूं। सुबह बहुत जल्दी नींद खुल गई। न चाहते हुए भी नहाया धोया और अपना सामान समेटकर सूटकेस में डाल लिया। भारी मन लिए हुए नीचे मीनल के कमरे में आई। मीनल होश में थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगा कि वह अर्धविक्षेपित है। डॉक्टर ने बिल्कुल सुबह ही आकर कुछ दवाइयां दे दी थी। मीनल की हालत देखकर मन और भी खिन्न हो गया। सोचा था कि रात भर में वह सहज हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा ही। मैंने सोचा कि शोभन को शायद इस बात का अनुमान भी न होगा कि मीनल के कारण वातावरण कैसा भारी हो गया है। संभवतः इस समय भी वे यही समझ रहे होंगे कि उनकी कुंतल और मीनल गीत भरे माहौल में डूबी होंगी। काश उन्हें पता होता कि वहां वे दिन सहसा काले हो गए हैं। अभी कल ही तो मिला था उनका पत्र। मैंने कल रात एक पत्र स्टेशन पर जाकर डाला था और एक सुबह। उम्मीद है उनमें से एक पत्र मिल चुका होगा और एक शायद इस खत के साथ मिले वह पत्र जिसमें मेरा एक गोपन संदेश है और मीनल के नाम एक पत्र। मीनल के नाम पत्र। काश मीनल पत्र पढ़ने लायक मन स्थिति में होती। हल्के से कराहती है और फिर अचेत हो जाती है। इससे अधिक उसे होश ही कहा। शोभन ने लिखा है। मन बेहद उदास होने लगा। ज्यों ही उस कमरे में उसी प्रकार लेटा जैसे सोमवार की रात बिल्कुल जागते हुए काटी थी। शोभन के शब्दों का संसार। काश मीनल भी उस संसार की एक झलक ले सकती। घने अंधेरे में जाती हुई मशाल और रक्तकमल कौन जाने केवल रेत का घर हो और लाल कमल जाने दो उसकी बात। फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है वह सब बाजी पर लगा दूंगा।
बल्कि वह खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तो शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा, हमेशा के लिए। पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। क्या लिखना छोड़ा जा सकेगा? तुम तो कुंतल तब भी मुझे प्यार करोगी ना? जब मैं बड़ा लेखक नहीं रहूंगा, अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व, वैभव, समृद्धि, तेज वाला व्यक्ति नहीं रहूंगा। रक्तकमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊंगा यह मैं कल्पना नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वह कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। रक्तकमल यानी मीनल। क्या शोभन को यह पता होगा कि वह यहाँ अचेत है, टूटी और हारी हुई? और अगर मालूम हो तो क्या उनके अंतर का भी सब कुछ टूट जाएगा और पराजित हो जाएगा? लेकिन इस टूटन से ही क्या केवल रक्तकमल जुड़ सकती है? सहसा अपनी फुलबगिया में लौट जाने की एक तीखी अनिवार्यता मुझे महसूस होने लगा जैसे वहां कुछ है जिसे चलकर तुरंत अपनी अंजुरियों में समेट लेना होगा। और इसमें थोड़ी सी भी देर असह्य ही नहीं, बल्कि किसी सीमा तक घातक भी होगी। लेकिन यहाँ परिवेश एक ऐसी उलझन की तरह था जिसमें सहज होना कठिन था। किससे और किन शब्दों में कहा जाए कि मेरा मन अपने संसार में लौटकर उसे आंचल में भरने को हो आया है। रक्तकमल के फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है, वह सब एक बार बाजी पर लगा दूंगा ताकि वह खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तब शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा, हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। कहां तक लड़ूंगा, कहां तक अपने को टूटने से बचाऊंगा? वहां रक्तकमल के टूटने के साथ साथ जिसके टूटने का डर था वही तो है मेरा संसार। उसको इस तरह टूटते हुए छोड़कर जाने पर वहां मेरे अपने संसार में कब तक कुछ जुड़ा रह सकेगा? अब अचानक मुझे यह भी लगा कि मीनल की यह यातना मुझ पर भी किसी अनहोनी के बादल की तरह घिरती आ रही है। घुटन और बेचैनी धीरे धीरे इतनी अधिक बढ़ गई कि मुझे लगा कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। शाम तक सारा दिन किसी बियाबान रेगिस्तान की तरह थक कर पार किया। शाम को नौकर ने आकर एक और खत दिया। कमरे में उदास धुंधल का घिर आया था। चाहकर भी रोशनी जलाने की इच्छा नहीं थी। पत्र हाथ में लिए देर तक नन्हे अक्षरों में लिखा पता देखती रही। बार बार ऐसा लगता जैसे इसमें कोई भूल हो, या जैसे एक नाम काट कर दूसरा नाम लिखा गया हो, या जैसे वह संबोधित किसी और को था लेकिन भटक कर कहीं और आ गया। उसे मैं आशंका नहीं कह सकती, लेकिन वहां द्वंद्व था। उस द्वंद्व की परिभाषा देना कठिन है। हाँ, एक निराकार मन अवश्य था। अपने आप को समेटकर उठी और बत्ती जलाई। नितांत असंपृक्त होकर पत्र खोल डाला। मुझे इतना नहीं बांध लेना चाहिए था अपने आप को कुंतल से कि आज मेरा मन कर रहा है कि एकदम होलडाल बांधूं और टिकट लेकर चल दूं। कल शाम कटरे का रामदल निकला था और सारे क्षेत्र में सैकड़ों लाउड स्पीकरों पर चारों ओर से गीत बज रहे थे। बेहद सन्नाटा और ठंड थी। मैं रात को स्टेशन जाकर तुम्हें खत छोड़कर लौटा था। कल दिन को मैंने 2 गैलन पेट्रोल भराया और दिन भर गाड़ी चलाई। कम से कम 50 मील तो दौड़ाई होगी मनौरी से थरवई तक। बेकार, बेतहाशा। उसकी बेहद थकन थी और नौकर भी मेला देखने गया था। जितना खाली घर था उससे भी ज्यादा अथाह खालीपन और उदासी अंदर थी। मैं ऐसा पराधीन, निर्भर क्यों होता जा रहा हूं? ऐसा तो कभी नहीं था, अब और नहीं
और ज्यादा बिल्कुल ही सहन नहीं होगा। पत्र के पीछे एक दूसरा पत्र भी था, लेकिन उसे देखा नहीं। अपने को संबोधित पत्र में जो मुट्ठी भर आश्वासन मिल पाया था, उसे मैं यत्न से सहेज लेना चाहती थी। पराधीन और निर्भर तो शोभन से अधिक मैं थी। मीनल को होश आ गया था, लेकिन मन से वह बिल्कुल ही स्वस्थ नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसे मुझे पहचानने में भी कठिनाई हो रही है। साहस करके मैंने उसके माथे पर हाथ रख दिया। मेरी हथेली थोड़ी देर वहां रही, फिर उसके चेहरे पर एक खिंचाव उभरा और आंखों की कोर से कनपटी तक आंसुओं की एक रेखा खिंच गई। अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर उसने मेरी हथेली थाम ली। बोली कुछ नहीं, और फिर अचानक मैंने देखा मेरी अंगुलियों में वह कुछ टटोल रही है। मेरी अंगुली में पड़ी हुई वही मीने वाली अंगूठी उसने उतारी और खींचकर अपनी हथेली में दबा ली। एक क्षण के लिए मैं अवसन्न हो गई। मुझे लगा जैसे नीले कमरे के छज्जे से मुझे किसी ने अपनी फुलबगिया में धकेल दिया है, और फुलबगिया में मेरे चारों ओर फूलों की बजाय जंगली कांटेदार झाड़ियां हैं, और उन झाड़ियों से न जाने कितने अमानवीय चेहरे लगातार मुझ पर हंस रहे हैं। मैं सिहर उठी। स्टेशन के बाहर शहर का वातावरण बहुत अंधेरा, उदास और भीगा हुआ था। शायद कहीं बारिश हुई थी। गाड़ी में मानसिक थकावट के कारण मैं सो गई थी। प्रयाग स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही जो झटका लगा था, वह शायद मेरी आत्मा को भी महसूस हुआ था। तभी इतने अनायास मेरी आंख खुल सकी थी। गाड़ी स्टेशन पर काफी लेट पहुंची थी। थके, ऊबे और उनीदे लोग अपने अपने अपरिचय में सिमटे हुए जल्दी से जल्दी स्टेशन से बाहर आकर अपनी अपनी मंजिल को चले जाना चाहते थे। भीड़ का वह बहाव बाहर अंधेरे में बड़ी आसानी से देखते देखते घुलता जा रहा था। बहुत आशंकित मन शायद न रहा हो, पर अंधेरे से कुछ तो भय लगा ही। किसी तरह साहस बटोरकर रिक्शा लिया। सड़क पर दूर दूर लगी हुई बत्तियों के नीचे से रिक्शा गुजरता तो मन एक क्षण के लिए आश्वस्त होता, लेकिन अंधेरे की पट्टी दोबारा शुरू होने पर फिर वही आशंका आ घेरती। जाने कैसा भय था वह। कभी लगता जैसे कोई अनहोनी मेरा पीछा कर रही है, और कभी ऐसा लगता जैसे आगे अंधकार के बाद और अधिक अंधकार का भय फैला हुआ है। रिक्शा फाटक तक कब पहुंचा, यह मैं सहसा जान नहीं पाई। देखा तो शोभन वहां खड़े थे, आश्चर्यचकित। मुझसे अधिक आशंकित संभवतः शोभन ही लगे। घबराहट भरे स्वर में उन्होंने पूछा, अकेले आई हो कुंतल? साथ कोई नहीं आया? सहसा मैं कुछ कह नहीं पाई। मीनल की वेदना मन में थी, लेकिन उसे किस सिरे से कहा जा सकता है, यह निर्णय करना कठिन था। शोभन लगातार कई प्रश्न पूछते गए, जैसे वहां के समाचार, और फिर सबसे अधिक अपनी रक्तकमल मीनल के बारे में। उत्तर इतना सहज नहीं था। प्रसंग को प्रकट करने में अपनी असमर्थता छुपाने के लिए मैं रिक्शे से सामान उतारने लगी। तब शोभन को भी याद आया कि पहले सामान उतारा जाना है। फिर जैसे लज्जित होकर उन्होंने जल्दी जल्दी सामान दोनों हाथों में लटकाया और अंदर की ओर ले चले। फूलों वाले उपवन से गुजरी तो क्षण भर ठहरकर परिचित मादकता भरी सुगंध बटोर लेने का मन हो आया। अंदर पहुंचते पहुंचते मन की वह आशंका काफी हद तक घुल चुकी थी। आशंका के अंतिम तार भी शोभन की पुलकित बाहों का दबाव पाकर टूट गए। तन्मयता के उन एकांत क्षणों में इतना अवश्य अनुभव हुआ कि जैसे फुलबगिया की वह लतर आसपास की किसी खिड़की से अंदर झांक रही है। मेरी मन स्थिति का आभास शोभन को भी हुआ। उनसे छुपा नहीं रहा कि इतने दिनों के
बाद मिलने पर जो एकांत तन्मयता उत्पन्न हुई थी, उनमें कहीं हल्की दरार भी है। यह अनमनापन उन्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत स्नेह से बाहों में कसकर उन्होंने पूछा, क्यों कुंतल, कुछ विशेष बात है ना? सच बताना, कुछ ऐसा है जो तुमने हमें बताया नहीं। मन को एक झटका सा लगा कि क्या बताऊं और कैसे बताऊं। तन्मय एकांत के क्षणों में इस अप्रिय प्रसंग का जिक्र बहुत अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन दूसरा कोई उपाय तो नहीं था, क्योंकि मन के अंतर का सत्य छुपाकर कब तक रखा जा सकता था। इसमें संदेह नहीं कि मीनल का वह प्रसंग मेरे लिए सुखकर नहीं था, और भी विशेषकर तब जब मेरे और शोभन के बीच दूरी कम होकर भी कम न हो पा रही हो। विवश होकर वह सब कुछ बता देना पड़ा। सुनकर शोभन सन्नाटे में आ गए। ऐसा लगा जैसे वह वहां नहीं है। मन पश्चात्ताप से भर उठा। वह प्रसंग उनसे कहा, इसका खेद मन में था, लेकिन दूसरा उपाय भी क्या था? बताए बिना भी तो शोभन सहज नहीं हो सकते थे। इतने दिनों बाद तो यहाँ आई थी इस नीले कमरे में सब कुछ भूल जाने के लिए, स्नेह, सुख और शांति में खो जाने के लिए, लेकिन अनायास अपने बीच उठकर खड़ी होती। इस दीवार का क्या किया जाए? शोभन इतने अधिक उदास हो गए थे कि उनके पास शब्द नहीं थे, और उनकी इस उदासी और खामोशी के साथ मेरी आशंकाएं फिर सजीव हो उठी थी। इस रक्तकमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊंगा, यह मैं कल्पना नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वह कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। सबेरे फुलबगिया में आई तो मन में जाने कैसी सनसनी भर गई। मैंने देखा कांटेदार जंगली लतर बुरी तरह बढ़ आई थी। मन को धक्का लगा। शोभन को पता तो रहा होगा कि इस जंगली लतर से मुझे घृणा है, फिर उन्होंने इसे क्यों बढ़ने दिया? क्षुब्ध होकर मैंने चाहा कि उसे नोचकर फेंक दूं, लेकिन पहली बार हाथ रखते ही उस जंगली पौधे ने हिंसा से मुझे डस लिया। उसके कांटे उंगलियों में चुभ गए। वह पीड़ा मेरी पराजय में बदल गई। हताश होकर मैंने उसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया। ठीक है, उसे बढ़ने दो, देखती हूं यह कितना बढ़ती है। उनकी सारी रात की गहरी उदासी मेरे मन को कचोट रही थी। उस दिन भी उनको अपने में डुबो लेने के मेरे कितने ही प्रयत्न बेकार हो गए। उनके मन को मैं सहज नहीं कर पाई और उनकी ये बेचैनी दूनी होकर मेरे प्राणों में समा गई। आए निद्राहीन बेचैन रातों का एक पूरा सप्ताह इस यातना में बीता कि मैं कह नहीं सकती। 8वें दिन यातना के उस सागर से मुक्ति की तरह सहज मीनल अपने पिता के साथ आ पहुंची। उसके आते ही मैंने देखा कि शोभन के चेहरे पर पहली बार एक ताजापन आया। मीनल किसी डरे हुए बच्चे की तरह हम लोगों से चिपक गई थी। उसका इस तरह समर्पित होना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वह जंगली लतर मुझे याद आने लगी। चाय नाश्ते का प्रबंध करने हटी ही थी कि मीनल नीले पर्दों वाले नील कमरे में किसी बिल्ली की तरह पहुंच गई। चाय नाश्ते का प्रबंध करते करते सहसा मुझे इनके लिखे पत्रों के कुछ शब्द याद आने लगे। महाराज हर्षवर्धन की महारानी को हर्षवर्धन की प्यारी बहन राज्यश्री भगा ले गई है आजकल। एक के बाद दूसरे शब्द कानों में गूंज जाते और मेरे तन मन को हिला जाते। तुम तो कुंतल मुझे तब भी प्यार करोगी ना, जब मैं बड़ा लेखक नहीं रहूंगा। अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व, वैभव, समृद्ध तेजवाला व्यक्ति नहीं रहूंगा। इन्हीं पंक्तियों में खोई खोई बार बार गरम पतीली छू लेती। हाथ जल जाने पर महसूस करती कि मैं चौके में हूं, कहीं और नहीं। जैसे मीनल के घर में आ जाने से वे
पंक्तियां और भी बार बार कानों के पास आ टकराने लगती। सुनो, कल दशहरा है। मेरा बहुत बहुत सा प्यार, और उसमें से एक कण भी तुमने मीनल को दिया तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। सुनो, कहां तो खोई खोई सी रहती हो कुंतो। मैं कब से पुकार रहा हूं। स्वर शोभन का था। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा, लज्जित होकर बोली, कुछ भी तो नहीं, आप कहिए। उन्होंने बिना कुछ कहे बायां हाथ खींचा और मुट्ठी में बंद एक अंगूठी उंगली में पहनाने लगे। मैं चौंक उठी। यह तो वही अंगूठी है। यह कहाँ मिली? पगली, तुमने तो बताया नहीं। मीनल के पिताजी ने सारी कहानी बता दी। वही इसे लाए थे। तो मेरे मन में आया कि अब मैं यह अंगूठी न पहनूं, पहननी चाहिए भी नहीं। कुछ झूठापन सा महसूस हुआ। फिर भी मैं उनका आग्रह रोक नहीं पाई। अंगूठी पहन ली, पर वह कैसी पराई सी बदली बदली सी लग रही थी। सारा दिन घर हंसी और उल्लास से गूंजता रहा, लेकिन रात घिरते घिरते उदासी केवल मेरे निकट सिमट आई। निचले कमरे में बड़े पलंग पर कमजोर लेकिन प्रसन्न मीनल लेटी हुई थी और पास बैठे हुए शोभन दुनिया भर की जाने कितनी बातें किए जा रहे थे। बातों का कहीं अंत ही नहीं था। मीनल के पिताजी दूसरे दिन घर लौट गए, लेकिन मीनल वहीं रह गई। मीनल और लगातार बढ़ती जाती जंगली लतर समझ नहीं पाती थी कि यह लतर कितनी जल्दी बढ़ रही थी, और कोई पौधा तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। शरीर थका हुआ था ही, मन भी स्वस्थ नहीं था। जंगली लतर मेरे मन पर किसी मनहूसियत की तरह चिपक गई थी। फिर भी खाना बनाया। मीनल मेहमान थी, इसलिए प्रयत्न करके अधिक से अधिक व्यंजन बना लेना आवश्यक था। जैसे तैसे खाना तैयार हुआ। सोचा, शोभन और मीनल को कह दूं कि खाने के लिए नीचे आ जाया। थकावट इतनी थी कि नीचे से आवाज देने का साहस न हुआ। धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ी। उदासी के कारण थकावट और अधिक हो गई। नीले कमरे का पर्दा हटाकर मैंने आवाज दी, शोभन। मेरी आवाज के साथ ही कमरे के दूसरे सिरे पर हल्के अंधेरे में पलंग पर सहसा एक आंदोलन हुआ। अचकचाकर शोभन उठकर खड़े हो गए। मीनल ने दूसरी ओर करवट बदल ली। मेरे पुकारने और शोभन के उठ खड़े होने के बीच पलक मारते जो कुछ दिखा वह न समझा जाने योग्य न था। इसके बाद मैं वहां ठहरी नहीं जानती पैरों में इतनी गति कैसे आ गई थी। पलक मारते मैं नीचे आई। नीचे आते मैंने सुना शोभन ने आवाज दी थी। मैं रुकी नहीं, सीधे अपने कमरे में आकर पलंग पर गिर गई थी। थोड़ी देर बाद शोभन आए, स्वर याचना से भरा हुआ और शरीर आशंकित। संभवतः वे अगर आते नहीं तो मैं कुछ सोच सकती, कुछ निर्णय कर सकती। क्षमायाचना के साथ उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं ठीक ठीक सुन नहीं पाई। रो पड़ी। संभवतः उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि मीनल को बहुत तेज दर्द होने लगा था। दर्द तो मुझे होने लगा था, तेज, और अभी इसके लिए शोभन के पास क्या उपचार था। बार बार क्षमायाचना और खुशामद और अर्थहीन सौगंधे। उन्होंने बताया कि मीनल तो वापस कलकत्ते जाएगी ही। उस दिन वह प्रसंग वहीं समाप्त हो गया, कम से कम अस्थायी रूप से। 2 दिन बाद मीनल को कलकत्ते वाली गाड़ी पर चढ़ा दिया गया था। उसके बाद भी दिन पहले की तरह सहज नहीं हो पाए, जैसे कहीं कुछ खो गया था। कोई अनहोनी सी घट गई थी। मीनल को गाड़ी पर चढ़ाकर हम दोनों घर लौट आए।
शोभन रास्ते में चुप ही रहे। मैं भी कुछ नहीं बोली। फुलबगिया से होकर हम गुजरे तो सहसा मेरी निगाह उसी जंगली लतर पर पड़ी। वह कांटेदार जंगली लतर बुरी तरह फैल गई थी और आसपास लगे हुए गुलाब के पौधों पर इस तरह छा गई थी जैसे उन्हें खा जाएगी। मन नहीं माना, मैं ठिठक गई। शोभन रुके नहीं, बढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गए थे। उन्हें आवाज देकर रोकना पड़ा। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वापस लौटे। लौटकर विचित्र अजनबीपन के साथ पूछा, क्या है? यहां क्यों रुक गईं? कहा, स्वर की रुखाई की ओर ध्यान न देकर जैसे अपने में ही खोई हुई मैंने। शोभन, इसे उखाड़ कर फेंक दो न। मुझे डर है एक दिन यह जंगली लतर सारे पौधों पर छा जाएगी और फिर लहलहाते गुलाब सूख जाएंगे। शोभन हंसने लगे। उनका उस तरह हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जिद करते हुए कहा कि अभी तुम नहीं उखाड़ोगे तो मैं ही इसे यहां से साफ कर दूंगी। शोभन ने उसी तरह हंसकर बात को फिर टाल दिया। फिर गंभीर होकर बोले, अंदर चलो, अभी बहुत सा काम पड़ा है, कर डाला जाए। काफी दिन से कुछ किया ही नहीं गया। कुछ पुस्तकों की पांडुलिपियां तैयार करनी है। दिन रात लगकर काम करना होगा, तभी काम पूरा हो पाएगा। अपनी बात की उपेक्षा से आहत, अपनी उपेक्षा से पराजित, मैं चुपचाप अंदर आ गई। उस दिन कुछ भी और किया न जा सका। शाम होते ही टाइपराइटर लेकर बैठ गई। अपने आप में खोई, डूबी और उदास पन्ने पर पन्ने तैयार करती रही। कभी कभी बीच में ध्यान आ जाता तो लगता कि शोभन ने पूछा भी नहीं, जानना भी नहीं चाहा कि मेरे मन में क्या कुछ घुट रहा है। अंदर का वह घुटा हुआ धुआं मानस पर उभर आता तो पांडुलिपि के शब्द धुंधले हो जाते और हाथ बंद कर रह जाते थे। ऐसे क्षणों में यह उदासी एक चिर बन जाती थी, एक खीस में बदल जाती थी और ऐसा लगता था कि शोभन और अपने बीच अनायास उठ आई इस शीशे की दीवार को और ऊंची हो जाने दो। मन कभी कभी बहुत अधिक परेशान हो उठता था। दिन रात लगकर पांडुलिपियां तैयार करने के व्यस्त कार्यक्रम में हमारा नित्य का कार्यक्रम मीनल को पत्र लिखकर 3 मील दूर स्टेशन छोड़ने का भी होता था। पता नहीं कि यह उसी लतर से जुड़े हुए दुर्भाग्य की रचना थी या सत्य। हाँ, एक दिन शोभन ने मुझे बताया कि उनकी बातचीत भारत पब्लिशर से हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इसीलिए पांडुलिपियां जल्दी तैयार करनी पड़ेंगी। और फिर एक दिन उन्होंने सहसा बताया कि भारत पब्लिशर के यहाँ से आमंत्रण आया है। वे लोग कलकत्ते में कोई बड़ा सेमिनार कर रहे हैं। शोभन ने कहा, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, घूमना भी हो जाएगा और लगे हाथों किताबों के छपने का प्रबंध भी हो जाएगा। वहां जाकर बातचीत करने से शर्तें अच्छी तय हो सकती हैं। बात सुनते सुनते न जाने क्यों स्मृति में मीनल की आकृति घूम गई। सारी योजना पर मीनल उसी जंगली लतर की तरह फैली हुई दिखाई दी। मैंने कहा, फिर तुम हो आओ। मैं नहीं जाऊंगी और फिर इधर मेरा जी भी कुछ अच्छा नहीं है। शोभन शायद कुछ समझ गए या उन्हें मेरे मन की कड़वाहट का पता चल गया। तुरंत बोले, लो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं भी नहीं जाता। उन्हें पत्र लिख देता हूँ कि अभी व्यस्त हूँ। कहकर वो चुप हो गए। लगा कि मन में उद्विग्न और असंतुष्ट भी हैं। टहलते टहलते बात बदलकर बोले, कुंतल, एक बात बताओ, तुम इतनी विरक्त सी क्यों रहती हो? बात क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, कुछ नहीं। हाथ में पकड़े हुए स्वेटर की लगातार चलती हुई सलाइयों में मैंने निगाह और भी अधिक गड़ा ली।
आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।